अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंडोनेशियन हॉरर मूवी करीन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी हमें एक ऐसे अंधेरे गांव में ले जाती है जहां बुलिंग, खामोशी, बदला और खौफनाक रूहानी रस्में एक आम जिंदगी को डरावने ख्वाब में बदल देती हैं। कहानी उस वक्त और भी इमोशनल हो आती है जब एक मजबूर बाप अपने सताए हुए बेटे को बचाने के लिए हर हद पार कर देता है और फिर उन सब लोगों को सजा देने के लिए खतरनाक करीन जिन्नात को बुलाता है जो उसके बेटे के दर्द के सामने खामोश रहे। लेकिन मूवी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अब बिना वक्त जाया किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो कब्रिस्तान में एक अजीब सी रस्म कर रहा होता है। वह एक कब्र खोदता है, उसके अंदर से एक लाश निकालता है और फिर उस पर एक खौफनाक रस्म शुरू कर देता है। दूर खड़ा एक बच्चा यह सब डर के साथ देख रहा होता है। वह बच्चा इतना डर जाता है कि उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल जाती है। वह आदमी उसे देख लेता है और वहां से जल्दी भाग जाता है। आदमी के जाने के बाद बच्चा उस लाश के पास जाता है और उसे पता चलता है कि यह असल में उसकी अपनी माँ की लाश है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। वह सीधा अपने घर भागता है और किसी तरह सो जाता है। लेकिन उसी रात वह देखता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही है। पहले तो लगता है जैसे उसकी माँ वापस आ गई है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। यह औरत सच में उस बच्चे की माँ नहीं होती बल्कि उसकी माँ का करीन जिन्न होता है। इस मूवी में बताया जाता है कि हर इंसान से साथ पैदाइश से एक रूहानी हमशक्ल होता है जिसे करीन जिन्न कहा जाता है। कब्रिस्तान वाला आदमी उस बच्चे की माँ के करीन जिन्न को बुला चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फितरी, उसके भाई रिजाल और उनकी माँ को जो लकवे की हालत में होती हैं। फितरी एक स्कूल टीचर होती है और रिजाल भी उसी स्कूल में पढ़ता है। उनकी माँ पहले उसी स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी होती हैं। इसके बाद फितरी और रिजाल स्कूल जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि गांव में बहुत से लोग फितरी की इज्जत करते हैं। रास्ते में फितरी की मुलाकात समीम से होती है जो गांव का चौकीदार होता है। फिर हमें वही आदमी दिखाई देता है जिसे शुरुआत में कब्रिस्तान में देखा गया था। उसका नाम मकमुर होता है और वह गांव में कूड़ा उठाने का काम करता है। उसके पास ही हमें वही बच्चा भी दिखता है जिसने शुरुआत में कब्रिस्तान वाली रस्म देखी थी। इस बच्चे का नाम जया होता है और वह मकमुर का अपना बेटा होता है। जया को कुछ स्कूल के लड़के परेशान कर रहे होते हैं और उस ग्रुप का लीडर दरमा होता है जो गांव के चीफ दरमावान का बेटा होता है। दरमा के ग्रुप में वायु होता है जो एक लोकल टीचर का बेटा होता है और बाकी लड़कों में जाकी फहरी और रिजाल शामिल होते हैं। अपने बेटे को इस तरह परेशान होते देखकर मकमुर अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। उसे और ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वह देखता है कि आती, जिसकी दुकान पास में होती है, दरमा और उसके दोस्तों को बिल्कुल नहीं रोकती। दरमा आती को कुछ पैसे भी देता है ताकि वह खामोश रहे और किसी को कुछ न बताए। अपने बेटे को इस हालत में देखकर मकमुर स्कूल के प्रिंसिपल गुंतुर के पास जाता है और उससे दरमा और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहता है। लेकिन गुंतुर कहता है कि दरमा गांव के दर्ज कहता है और अगर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई तो सबके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वह यह भी कहता है कि दरमा और जया कुछ महीनों बाद ग्रेजुएट होने वाले हैं, इसलिए मकमुर को खामोश रहना चाहिए और सब कुछ नजरअंदाज कर देना चाहिए। फितरी यह सारी बात सुन लेती है। मकमुर बेबस होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन फितरी उसे रोकती है और कहती है कि वह जया की मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। मकमुर के जाने के बाद फितरी जया से पूछती है कि क्या दरमा और उसके दोस्त सच में उसे परेशान करते हैं। पहले जया डर की वजह से खामोश रहता है, लेकिन बाद में वह फितरी को सब कुछ बता देता है। स्कूल खत्म होने के बाद फितरी रिजाल से कहती है कि वह जया के साथ घर जाए, लेकिन रिजाल अपनी बहन की बात नहीं मानता और दरमा और उसके दोस्तों के साथ चला जाता है। इसके बाद हम गांव के चीफ दरमावान को देखते हैं जो इलेक्शन लड़ रहा होता है और एक जलसा कर रहा होता है। गांव के बहुत से लोग वहां मौजूद होते हैं जिनमें स्कूल के टीचर भी शामिल होते हैं। फितरी और एक और टीचर धायल भी वहां दरमावान की स्पीच सुन रहे होते हैं। फितरी वहां इसलिए आई होती है क्योंकि गुंतुर ने उसे शिकायत के बारे में जलसे के बाद स्कूल में मिलने को कहा था,
जलसे के बाद फितरी धायल के साथ वापस जाने लगती है। इसी बीच जया अपने घर जा रहा होता है, तभी दरमा और उसके दोस्त उसे फिर से परेशान करते हैं। इस बार वे उस पर एक बहुत गंदी और बेइज्जती वाली चीज फेंक देते हैं और जया शर्म से अपना चेहरा छिपाकर भाग जाता है। भागते हुए वो फितरी और धायल से टकराता है और दोनों समझ जाते हैं कि कुछ गलत हुआ है। फिर फितरी दरमा और उसके दोस्तों को जया के बारे में बात करते हुए देखती है और उसे समझ आ जाता है कि जया के साथ यह गंदी हरकत उन्हीं लोगों ने की है। इसके बाद फितरी स्कूल पहुंचती है और सीधा गुंतुर के ऑफिस में जाती है। गुंतुर अंधेरे में बैठकर पेपर्स पर साइन कर रहा होता है। फितरी लाइट ऑन करती है और अचानक गुंतुर गायब हो जाता है। जब फितरी गुंतुर की मेज के पास जाती है तो उसे गुंतुर की लाश बहुत डरावनी हालत में दिखाई देती है। फितरी जोर से चीखती है और मदद के लिए आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी टीचर्स, स्टूडेंट्स और धायल भी वहां आ जाते हैं, लेकिन जब वे ऑफिस में दाखिल होते हैं तो गुंतुर की लाश वहां नहीं होती। फितरी बार बार कहती है कि उसने गुंतुर की लाश अपनी आंखों से देखी है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एक पुलिस ऑफिसर आता है और फितरी से कहता है कि वे गुंतुर को ढूंढेंगे। इसके बाद फितरी घर चली जाती है। अगली सुबह फितरी अपने भाई रिजाल से पूछती है कि क्या वह और उसके दोस्त जया को परेशान करते हैं, लेकिन रिजाल कोई जवाब नहीं देता और बिना खाना खाए स्कूल चला जाता है। फितरी अपनी मां को खाना देने जाती है और देखती है कि उसकी मां सो रही है और उनकी चादर फटी हुई है। फितरी वह चादर उठाती है और मकमुर के घर जाती है, जहां गांव के लोग आमतौर पर अपना पुराना सामान और कूड़ा फेंकते हैं। फितरी असल में वहां जया को स्कूल ले जाने आई होती है ताकि उसे अकेले ना जाना पड़े। जया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो फिर से परेशान नहीं होना चाहता। फितरी और जया के जाने के बाद समीम मकमूर के पास आता है और उसे बताता है कि उसे पता है मकमूर ने गुंतुर को मारा है। समीम कहता है कि पिछली रात उसने मकमूर को अपने ठेले में गुंथौर की लाश ले जाते हुए देखा था। अब समीम अपना मुंह बंद रखने के लिए मकमूर से पैसे मांगता है। मकमूर उससे कहता है कि वह वहीं इंतजार करे और फिर घर के अंदर चला जाता है। यहाँ हमें समझ आता है कि जया अपनी मां की मौत के बाद बहुत ज्यादा टूट गया था और इसी वजह से मकमूर ने करीन जिन्न वाली रस्म की और अपनी बीवी यानी जया की मां के करीन जिन्न को बुलाया। जो रस्म हमने शुरुआत में देखी थी वह वही रस्म थी जिसके जरिए मकमूर ने अपनी बीवी की कॉपी को वापस लाया था, लेकिन अब क्योंकि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था और तकलीफ को नजरअंदाज कर रहा था, इसलिए मकमूर ने उन लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया जिन्होंने जया को परेशान किया, उसकी मदद करने से इनकार किया या उसकी तकलीफ देखकर खामोश रहे। इसी बीच फितरी जया को हिम्मत देती है और उससे कहती कि वह नए दोस्त बनाने की कोशिश करे। वह उससे यह भी कहती है कि अगर उसे ठीक लगे तो वह हर दिन उसे स्कूल छोड़ने आया करेगी। दूसरी तरफ समीम अब भी मकमूर का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद वह थककर बैठ जाता है। अचानक मकमूर पीछे से उस पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। मकमूर को इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि वह एक और रस्म कर रहा था जिससे वह खतरनाक करीन जिन्नात को बुला सके। मूवी के हिसाब से इस रस्म के लिए एक कटोरा और उस इंसान से जुड़ी हुई कोई चीज चाहिए होती है, जैसे नाखून या अंगूठा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि करीन जिन्न फिर भी उस इंसान की कॉपी बना सकता है। यह करीन जिन्न इंसान के साथ पैदाइश से जुड़ा होता है और मौत के बाद भी उसका रूप ले सकता है। अब फितरी स्कूल पहुंचती है और हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि गुंतुर जिंदा है और अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। फितरी अंदर जाकर चेक करती है और गुंतुर सच में वहां होता है, हमेशा की तरह पेपर्स पर साइन करता हुआ। जब फितरी उससे पूछती है कि वह कल कहाँ था तो वह कहता है कि वह घर चला गया था, लेकिन गुंतुर बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा होता है और फितरी यह बात नोटिस कर लेती है। अब क्योंकि गुंतुर सबके सामने जिंदा होता है, इसलिए स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि फितरी का दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन फितरी जानती है कि उसने सच में गुंतुर की लाश देखी थी। जब फितरी घर जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात समीम से होती है। समीम से बहुत बुरी बदबू आ रही होती है और वह अजीब हरकतें कर रहा होता है। हमें समझ आ जाता है कि समीम अब जिंदा नहीं है, वह असल में समीम का करीन जिन्न है और वह बार बार उसी जगह के आसपास घूमता रहता है। इसके बाद भी दरमा और उसके दोस्त जया को परेशान कर रहे होते हैं।
फितरी दरमा और उसके दोस्तों को अपने ऑफिस में बुलाती है और उन्हें जया को तकलीफ देने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन दरमा और उसके दोस्त बिगड़े हुए, घमंडी और बेशर्म लड़के होते हैं, इसलिए वे फितरी की बात को सीरियस नहीं लेते। हालांकि रिजाल के चेहरे से साफ पता चलता है कि वह अब दरमा के ग्रुप में नहीं रहना चाहता। वह सिर्फ इस डर से उनके साथ रहता है कि अगर वह दरमा को छोड़ देगा तो अगला निशाना वही बन सकता है। बिल्कुल जया की तरह फितरी उन सबको वहां से भेज देती है। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलने के बाद दरमा और उसके दोस्त जया को बाथरूम के बाहर रोक लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। फिर वे हर हद पार करके उसे सबसे बुरी तरह जलील करने की कोशिश करते हैं। हालात बहुत परेशान करने वाले हो जाते हैं, लेकिन रिजाल सही वक्त पर उन्हें यह कहकर रोक देता है कि फितरी आ रही है और इस वजह से वे कुछ देर के लिए पीछे हट जाते हैं। फिर दरमा रिजाल को धमकी देता है कि अगर वह उसके खिलाफ गया तो फितरी भी उसका अगला निशाना बन जाएगी। इससे पता चलता है कि दरमा की सोच कितनी गंदी और खतरनाक हो चुकी है। इसके बाद जया टूटी हालत में घर जाता है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर मखमूर समझ जाता है कि दरमा और उसके दोस्तों ने उसे फिर परेशान किया है। फिर हमें जया की मां का करीन जिन्न दिखाई देता है जो जया से मिलने आता है। इसी सीन के जरिए हमें पता चलता है कि जया की मां की मौत कैसे हुई थी। एक रात जया की मां पढ़ते पढ़ते सो गई थी। उसका हाथ गलती से एक लालटेन से टकरा गया, घर में आग फैल गई और उसी आग में उसकी जान चली गई। इसके बाद फितरी जया से मिलने आती है क्योंकि वो दरमा के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती है और उसे जया का बयान चाहिए होता है। लेकिन मखमूर फितरी से कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह सिर्फ एक टीचर है। वह कहता है कि जया उसका बेटा है और वह मामला खुद संभालेगा। फितरी दुखी होकर वहां से चली जाती है। बाद में फितरी घर वापस आती है और सोने चली जाती है। उस रात उसकी मां के हाथ से प्लेट गिर जाती है और वह रोने लगती हैं क्योंकि फितरी को वह प्लेट उठानी पड़ती है और उनकी मदद करनी पड़ती है। लेकिन फितरी कहती है कि उसकी मां ने इतने सालों तक फितरी और रिजाल को पाला है, इसलिए अब फितरी अपनी मां के लिए इतना तो कर ही सकती है। फिर फितरी अपनी मां के पास सो जाती है। यहां हमें एक और अहम सच पता चलता है। दरमा और उसके दोस्त कई सालों से जया को परेशान कर रहे थे। जब फितरी की मां प्रिंसिपल थी तब मखमूर ने दरमा और उसके ग्रुप के खिलाफ पहले ही शिकायत की थी। लेकिन जब फितरी की मां को पता चला कि उसका अपना बेटा रिजाल भी दरमा के साथ शामिल है तो उसने मखमूर की शिकायत दर्ज नहीं की। इसका मतलब फितरी की मां भी उन वजहों में से एक बन गई थी जिनकी वजह से जया की तकलीफ कभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह फितरी के फोन का अलार्म बजता है और फितरी की मां फ्रेश होने के लिए जाती हैं। इससे पता चलता है कि वो थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी और पूरी तरह से लकवे में नहीं थी। लेकिन क्योंकि फितरी की मां ने अतीत में मखमूर की शिकायत को नजरअंदाज किया था, इसलिए मखमूर अब उन्हें भी निशाना बनाता है। वह फितरी की मां को मार देता है और उनकी लाश अपने साथ ले जाता है। जब फितरी उठती है तो उसे एहसास होता है कि वह लेट हो चुकी है। वह किचन में जाती है और हैरान रह जाती है जब देखती है कि उसकी मां बिल्कुल ठीक खड़ी हैं और अपनी मां को चलते हुए देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी मां अजीब तरह से बर्ताव कर रही होती हैं और उनकी नाक से खून निकलता है। वह चुपचाप खून साफ करती हैं और एक अजीब सी मुस्कुराहट देती हैं। हमें समझ आ जाता है कि यह उनकी असली मां नहीं है, यह उनकी मां का करीन जिन्न है जिसे मखमूर ने बुलाया है। दरअसल मखमूर हर उस इंसान को मार रहा है जिसने उसके बेटे के साथ गलत किया और फिर उनके करीन जिन्नात को बुला रहा है ताकि किसी को शक न हो कि वे लोग पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद फितरी स्कूल जाती है और गुंतुर से कहती है कि वह दरमा और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करे। लेकिन गुंतुर बस बार बार पेपर्स पर साइन कर रहा होता है। जब फितरी उसे शिकायत वाले पेपर्स दिखाती है जिनमें दरमा और उसके दोस्तों के नाम होते हैं तो गुंतुर अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है और पेपर्स इधर उधर फेंक देता है। इसके बाद फितरी गांव के चीफ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। चीफ अपने बेटे दरमा को बुलाता है, उसे कुछ थप्पड़ मारता है और माफी मांगने पर मजबूर करता है। लेकिन फिर वह फितरी को पैसे देने की कोशिश करता है ताकि वह खामोश रहे। फितरी पैसे लेने से इनकार करती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद फितरी आती की दुकान से कुछ सामान खरीदती है।
वो आती से पूछती है कि क्या दरमा और उसके दोस्त जया को परेशान करते हैं, लेकिन आती कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी आती की पोती नीसा फितरी को आवाज देती है और कहती है कि समीम बहारती है कि यह असली समीम नहीं है। फितरी नीसा की बात ठीक से समझ नहीं पाती और देतरी नीसा की बात ठीक से समझ नहीं पाती और घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ ने फिर वही डिश बनाई है जो उन्होंने सुबह बनाई थी। जब फितरी खाना शुरू करती है तो उसे खाने में कीड़े दिखाई देते हैं और फिर वह देखती है कि उसकी माँ के मुंह से भी कीड़े निकल रहे हैं। फितरी बहुत डर जाती है। इसी बीच दरमा और उसके दोस्त आती की दुकान पर होते हैं। उन्हें लगता है कि फितरी ने दरमा की शिकायत इसलिए की क्योंकि जया ने उसे सब कुछ बताया था। दरमा वयू और फहरी को जया को उसके घर से लाने के लिए भेजता है। रिजाल दरमा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दरमा उसकी बात नहीं मानता। रास्ते में वयू और फहरी की मुलाकात मकमूर से होती है और वे उससे जया के बारे में पूछते हैं। मकमूर उन्हें बताता है कि जया घर पर है और वे मकमूर के घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन मकमूर के घर की ती जना देता है। फिर वे उसी हुक का इस्तेमाल करता है जिससे वह उन्हें गिरा देता है। फिर वह उसी हुक का इस्तेमाल करता है जिसके वह कूड़ा उठाता है और दोनों को बहुत खौफनाक तरीके से मार देता है। दरमा और उसके दोस्तों ने तरह अपना से बहुत आगे धकेल दिया था और अब मकमूर पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुका होता है। इसके बाद मकमूर उनकी लाशें अपने घर लाता है, उनके लिए पुतले बनाता है और फिर उनके करीन जिन्नात को बुलाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। मकमूर देखता है कि फितरी की मां के पुतले के साथ कुछ हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फितरी की सच्ची दुआएं और उसकी नेकी उस करीन जिन्न को कमजोर कर रही होती हैं और उसे उसकी अपनी दुनिया में वापस जाने पर मजबूर कर रही होती हैं। लेकिन फितरी दुआ पूरी करने से पहले ही रुक जाती है क्योंकि वह अपनी मां को सामने देखती है और समझती है कि शायद उसकी मां सच में ठीक हो गई है। इसके बाद वायु और फैरी दरमा के पास वापस आते हैं, लेकिन वे खामोश रहते हैं क्योंकि वे अब असली नहीं होते, वे करीन जिन्नात होते हैं। फिर सब लोग अपने घर चले जाते हैं। रिजाल अपनी मां से दूसरों को तकलीफ देने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह ग्रेजुएट होकर उन्हें गर्व महसूस करवाएगा, लेकिन उसकी मां बस उससे खाने को कहती है। यहां हमें करीन जिन्नात का एक और अहम नियम समझ आता है। यह जिन्न जिस इंसान की कॉपी बनते हैं, हरकत या जुमला बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे गुंतुर बार बार पेपर्स पर साइन करता रहता है, समीम बार बार उसी जगह घूमता रहता है, फितरी की मां बार बार वही डिश बनाती रहती है। इससे साफ पता चलता है कि ये असली इंसान नहीं बल्कि बेरूह कॉपियां हैं जो सिर्फ एक ही तय आदत को दोहरा रही हैं। इसी बीच जाकी घर लौटता हुआ दिखता है और मकमूर उसे भी मार देता है। इसके बाद मकमूर आती की दुकान पर जाता है और आती को भी मार देता है। वो उसकी गर्दन पर हमला करता है क्योंकि आती ने कई बार जया की तकलीफ देखी थी, लेकिन उसने कभी किसी को सच नहीं बताया और खामोश रही। इसी बीच फितरी अपने भाई रिजाल को ढूंढ रही होती है और आती की दुकान पर पहुंचती है, जहां वो आती पर हमला होते हुए देखती है। मकमूर फितरी को देख लेता है और वहां से भाग जाता है। दुकान का दरवाजा अंदर से बंद होता है, इसलिए फितरी मदद के लिए आवाज लगाती है और लोगों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आता। बाद में फितरी मकमूर को फिर देखती है, लेकिन अब वह अपने कपड़े बदल चुका होता है और आती की लाश भी वहां से हटा चुका होता है। जब वे वापस दुकान में जाते हैं तो आती जिंदा मिलती है, लेकिन यह असली आती नहीं होती, यह आती का करीन जिन्न होता है। फितरी नोटिस करती है कि आती अजीब तरह से बर्ताव कर रही है और अपनी नानी को देखकर नीसा बहुत डर जाती है। नीसा बार बार कहती है कि यह उसकी असली नानी नहीं है। हालात को कंफर्म करने के लिए मकमूर फितरी से पूछता है कि क्या उसने कातिल का चेहरा देखा था। फितरी कहती है कि उसने कातिल को साफ नहीं देखा। मकमूर उससे कहता है कि वह घर जाकर आराम करे, क्योंकि अगर वह लोगों के गायब होने और अजीब तरह से वापस आने की बातें करती रही तो सब उसे पागल समझेंगे। फितरी घर चली जाती है। अगली सुबह वह रिजाल से कहती है कि उनकी मां अजीब तरह से बर्ताव कर रही है और शायद वह अब उनकी असली मां नहीं है। उनकी मां यानी करीन जिन्न चुपके से उनकी बात सुन लेता है। इसका मतलब करीन जिन्न अब जान चुका होता है कि फितरी को उस पर शक होने लगा है। इसी बीच स्कूल के अंदर धायल गुंतूर के ऑफिस में जाता है। वह मेज के पास गिरा हुआ एक पेन देखता है और जब उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है
तो वह नोटिस करता है कि गुंतूर के पैर सड़े हुए हैं और उनमें कीड़े भरे हुए हैं। घायल डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद फितरी रास्ते में उस्ताद फहमी से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। वह उसे करीन जिन्नात के बारे में बताती हैं और उस्ताद फहमी उसे उनके बारे में सच्चाई समझाता है। अब फितरी को शक हो जाता है कि उसकी मां गुंतुर, समीम और आती सबको करीन जिन्नात ने बदल दिया है। स्कूल के अंदर जया को दरमा फिर से परेशान कर रहा होता है, लेकिन अचानक वायु, फहरी और जाकी दरमा के सामने खड़े हो जाते हैं और बार बार कहते हैं कि दरमा को मारा जाना चाहिए। तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और दरमा डरकर भागता है, लेकिन फिर वे दूसरी तरफ से भी आ जाते हैं। अचानक वे गायब हो जाते हैं और रिजाल दरमा को होश में वापस लाता है। इसका मतलब दरमा हकीकत नहीं देख रहा था। जिन्नात उसे डरावने मंजर दिखाकर कंफ्यूज कर रहे थे। इसके बाद फितरी उस्ताद फहमी के घर जाती है। रास्ते में वह आती को देखती है जो अजीब तरह से बर्ताव कर रही होती है और बार बार एक ही कप में चाय भर रही होती है। पास में नीसा बैठी रो रही होती है और कहती है कि आती असली नहीं है और उसकी असली नानी मर चुकी है। फितरी उस्ताद फहमी के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि वो करीन जिन्न की असली पहचान कैसे सामने ला सकती है। उस्ताद उसे एक खास दुआ देता है और बताता है कि यह दुआ खतरनाक करीन जिन्न की असली शक्ल जाहिर कर सकती है। अगर यह दुआ किसी नकली इंसान के सामने पढ़ी जाए तो जिन्न अपनी असली शक्ल छिपा नहीं सकता। यह सुनकर फितरी समझ जाती है कि सच सामने लाने का उसके पास अब सिर्फ यही एक रास्ता है। तभी वायु वहां आता है और अजीब तरह से बर्ताव करता है। वह उस्ताद को ठीक से जवाब भी नहीं देता। बाद में उस्ताद रात में दुआ पढ़ता है और उसके आसपास मौजूद लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वायु से बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। सबके जाने के बाद उस्ताद को शक हो जाता है और वह वही दुआ पढ़ना शुरू कर देता है। दुआ जिन्न को अपनी असली शक्ल दिखाने पर मजबूर कर देती है और उसे देखताद को मार देता है ताकि सच्चाई बाहर जाता है। बाहर मकमूर उस्ताद को मार देता है ताकि सच्चाई बाहर न फैल सके। इसी बीच फितरी भी घर जान जाती है कि उसकी मां अब जिंदा नहीं है। उनकी जगह एक करीन जिन्न ने ले ली है। फितरी यही बात रिजाल को बताती है, लेकिन रिजाल उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए फितरी फिर से दुआ पढ़ती है और जिन्न अपनी असली शक्ल में वापस आकर रिजाल पर हमला कर देता है। फितरी किसी तरह रिजाल को जिन्न से बचाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। इस दुआ के जरिए फितरी और रिजाल को पता चलता है कि समीम, गुंतुर और आती भी करीन जिन्नात हैं। अब वे उस्ताद फहमी को सब कुछ बताने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस्ताद और वायु दोनों गायब हैं और उनकी जगह भी जिन्नात ने ले ली है। वहां से फितरी और रिजाल सीधा गांव के चीफ के घर जाते हैं और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन चीफ उनकी बात पर यकीन नहीं करता। दरमा वहां आता है और फितरी और रिजाल के सामने उनकी मां का मजाक उड़ाने लगता है। रिजाल गुस्से में दरमा पर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। चीफ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और उन्हें फितरी और रिजाल को बाहर निकालने का हुक्म देता है। इसके बाद रिजाल फितरी से कहता है कि गुंतुर और आती जानते थे कि जया को परेशान किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वह यह भी कहता है कि वायु, फहरी और जाकी भी अब गायब हैं और इन सब लोगों का एक ही कनेक्शन है, जया। फितरी और रिजाल जया के पास जाते हैं। रिजाल उससे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगता है। फितरी जया से कहती है कि वह पूरा सच बताए और जया उन्हें बताता है कि उसके पिता ने उसकी मां को वापस लाया था। यह सुनकर फितरी समझ जाती है कि मकमूर ही वो इंसान है जिसने इन सब लोगों को मारा है और वही इनके करीन जिन्नात को भी बुला रहा है। फिर जया फितरी और रिजाल को उस जगह ले जाता है जहां मकमूर उसकी मां को वापस लाया था। वे एक बंद जगह पर पहुंचते हैं, ताला तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। वहां उन्हें गुंतुर, आती, समीम, जाकी, फहरी, वायु, उस्ताद फहमी, फितरी की मां और जया की मां के पुतले मिलते हैं। जया की मां का करीन जिन भी वहां मौजूद होता है। जया फितरी की बात पर यकीन नहीं करता और समझता है कि यह सच में उसकी मां है, लेकिन फितरी दुआ पढ़ना शुरू करती है। फिर फितरी जया की मां पढ़ना शुरू करती है और जिन अपनी असली शक्ल दिखा देता है और करीन जिन गायब होकर अपनी अंधेरी दुनिया में वापस चला जाता है। इसके बाद फितरी रिजाल और जया को लेकर वहां से भाग जाती है। उसी वक्त मकमूर दरमा के घर पहुंचता है ताकि उसे भी खत्म कर सके। दरमा का पिता और सिक्योरिटी गार्ड्स घर के अंदर नहीं होते, इसलिए मकमूर दरमा पर हमला कर देता है। दरमा मकमूर को
जख्मी कर देता है, लेकिन मकमुर फिर भी उसे मार देता है। दरमा को मारने के बाद मकमुर उसका अंगूठा काटकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे रस्म के लिए इसकी जरूरत होती है। तभी गांव का चीफ घर लौटता है और अपने बेटे की लाश देखता है। वह तुरंत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मकमुर के पीछे भेज देता है। अब पूरा गांव मकमुर के पीछे पड़ जाता है और आखिरकार वे उसे पकड़ लेते हैं। गांव वाले उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। फितरी, जया और रिजाल भी वहां खड़े होते हैं, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाते। अचानक मकमुर सारे करीन जिन्नात को बुला लेता है और दरमा के करीन जिन्न को भी बुलाता है। मकमुर दरमा का पुतला पहले ही बना चुका होता है और दरमा के घर जाने से पहले वह अपने घर से बाकी पुतले भी साथ ले आया होता है। फिर मकमुर सबके सामने बता देता है कि इन सब लोगों की मौत का जिम्मेदार वही है। वह फितरी को उसकी मां की सच्चाई है भी बता देता है और फितरी पूरी तरह टूट जाती है। फितरी फिर से वही दुआ पढ़ना शुरू कर देती है और सारे जिन्नात अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं। मकमुर उन्हें फितरी पर हमला करने का हुक्म देता है। सारे जिन्नात उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आखिरी पल में रिजाल सारे पुतलों को आग लगा देता है। जैसे ही पुतले जलते हैं, जिन्नात अपनी अंधेरी दुनिया में वापस जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद सारे गांव वाले फिर मकमुर की तरफ दौड़ते हैं। मकमुर जया से कहता है कि वह भाग जाए और कहता है कि उसने यह सब जया की तकलीफ खत्म करने के लिए किया था। वह नहीं चाहता था कि जया भी उसके साथ मारा जाए। इसके बाद गांव वाले मकमुर को पीट पीट कर मार देते हैं। कुछ गांव वाले फितरी पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजाल उन्हें रोक देता है। फितरी जया को वहां से दूर ले जाती है और उसे गांव के बाहर छोड़ देती है। वह उससे कहती है कि वह भाग जाए, क्योंकि अगर वह वहां रुका तो सब समझेंगे कि वह भी अपने पिता के साथ मिला हुआ था और वे उसे भी मार सकते हैं। फिर सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है। फॉरेंसिक ऑफिसर्स आते हैं और उन सभी लोगों की लाशें ढूंढ लेते हैं जिनके करीन जिन्नात गांव में घूम रहे थे। उनकी लाशें मकमुर के घर के पीछे कूड़े के ढेर में मिलती हैं। जब फितरी और रिजाल अपनी मां की लाश देखते हैं तो दोनों टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इतनी सारी जिंदगियां तबाह कर दी। दरमा की बुलिंग से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन उससे बड़ा जुर्म उन लोगों की खामोशी थी जिन्होंने जया का दर्द देखा और कुछ नहीं किया। न प्रिंसिपल ने, न टीचर्स ने, न गांव वालों ने और न ताकतवर लोगों ने सही वक्त पर कोई कदम उठाया। अगर किसी ने पहले ही दरमा को रोक दिया होता तो शायद मकमुर इतना खतरनाक कभी न बनता। यह मूवी दिखाती है कि कभी कभी विलेन पैदा नहीं होते, बल्कि दर्द, नाइंसाफी और खामोशी उन्हें बना देती है। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। रिजाल ग्रेजुएट हो जाता है और फितरी उस पर बहुत गर्व महसूस करती है। रिजाल चाहता था कि उसकी मां उस पर गर्व करे और शायद उसकी मां जहां भी होंगी उस पर जरूर गर्व कर रही होंगी। कुछ देर के लिए लगता है कि मूवी खत्म हो गई है, लेकिन हॉरर यहां नहीं रुकता। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखता है कि जया ने अपने पिता मकमुर को करीन जिन्न बुलाने वाली रस्म करते हुए देखा था। अब जया वही तरीका इस्तेमाल करता है और मकमुर के करीन जिन्न को बुलाता है। इसका मतलब जया ने वह रस्म सीख ली है और अगला खतरा अब उसी की तरफ से आ सकता है। अब गांव पर एक नया और पहले से ज्यादा खतरनाक साया गिर सकता है और शायद फितरी और रिजाल भी अभी सुरक्षित नहीं हैं। और बूम, इसी के साथ करीन 2 खत्म होती है। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, यह थी मूवी करीन 2। उम्मीद है आपको यह खौफनाक इंडोनेशियन हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। इस मूवी में हमने देखा कि कैसे बुलिंग, खामोशी, बदला और अंधेरी रूहानी रस्मों ने एक आम गांव को खौफनाक सपने में बदल दिया। लेकिन हॉरर से ज़्यादा इस मूवी ने हमें एक बहुत दर्दनाक सच्चाई दिखाई कि जब लोग किसी का दर्द देखकर भी खामोश रहते हैं तो वह खामोशी किसी भी राक्षस से ज़्यादा खतरनाक चीज़ पैदा कर सकती है। मकमुर ने इतने लोगों की जान लेकर गलत किया, लेकिन उसकी पागलपन भरी हरकतों के पीछे एक ऐसे बाप का दर्द था जिसने अपने बेटे जया को बार बार सताते हुए देखा, जबकि स्कूल, गांव और ताकतवर लोग सब कुछ नजरअंदाज करते रहे। और आखिर में जब रिजाल ने सारे पुतलों को जला दिया तो करीन जिन्नात अपनी अंधेरी दुनिया में वापस चले गए। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुके थे। फितरी और रिजाल अपनी मां को खो चुके थे और जया को गांव छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सबसे खतरनाक बात एंडिंग के बाद सामने आई, जब जया ने भी वही रस्म सीख ली और मकमुर के करीन जिन्न को बुला लिया। इसका मतलब
असली हॉरर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब जया अगला बड़ा खतरा बन सकता था और शायद फित्री बड़ा खतरा बन सकता है, और शायद फित्री और रिजाल अभी भी सुरक्षित नहीं है। और अगर आपको है मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस चैनल पर लेटेस्ट अपलोड हुई हॉरर मूवी अलस रोबन है। यह मूवी सीता नाम की एक सिंगल मदर और उसकी बेटी गेंडीज की कहानी दिखाती है, जिनकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उनकी बस हॉन्टेड अलस रोबन रूट पर खराब हो जाती है। उस रात के बाद गेंडीज को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, वह रहस्यमयी निशान बनाने लगती है और धीरे धीरे वो देवी रारस नाम की एक ताकतवर रूहानी हस्ती का निशाना बन जाती है। अगर आपने अभी तक वह मूवी नहीं देखी तो अभी जाकर देखिए। यकीन मानिए, उस मूवी को देखने के बाद आप रात के वक्त किसी सुनसान जंगल वाले रास्ते से गुजरने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।